इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया मेहनत भरी, नीरस और कई बार उबाऊ भी होती है। दौलतमंद बनना, प्रभावशाली बनना और अपने क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनना धीमा व कष्टकारी काम है। इस चैनल पर लाए गए कंटेंट को अपने जीवन के परिदृश्य में उतारने से सकारात्मक बदलाव लगभग तुरंत ही दिखने लगेंगे। लेकिन यदि आप मेहनत, अनुशासन और समर्पण को पसंद नहीं करते तो मेरी सलाह है कि अपने मोबाइल, टीवी तथा टिकटॉक वीडियो की ओर दोबारा से लौट जाएं और अगले विज्ञापन या वेबिनार के सारे सफलता हासिल करने की कोशिश करें। जो रातों रात सफलता दिलाने का वादा तो करते हैं, बशर्ते आपके क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त बैलेंस हो। धन्यवाद। कहानी शुरू होती है स्पेन के एंडालूसिया गांव में सिचुएटेड एक पुराने और टूटे चर्च से, जहां सेंटियागो, जो एक शेपर्ड था, अपनी भेड़ों के झुंड के साथ पहुंचता है और वहीं रात गुजारने का फैसला करता है। वो सबसे पहले अपनी जैकेट से फर्श को झाड़ता है और फिर अपनी किताब का तकिया बनाकर उसी फर्श पर लेट जाता है जो उसने अभी अभी पढ़कर खत्म की थी। उसने अपने आप से कहा कि अब उसे मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी और ज्यादा कंफर्टेबल तकिया बनेगी। सेंटियागो जहां लेटा हुआ था, वहीं पास में एक सिकामोर ट्री, दैट इज चिनार का पेड़ था। चर्च की छत आधी टूटी हुई थी, जहां से वो तारों को देख सकता था। वो उन्हें वैसे ही देखता हुआ सो जाता है। उसने देखा कि आज उसे फिर वही सपना आया जो उसे एक हफ्ते पहले आया था, लेकिन पिछले हफ्ते की तरह ही इस बार भी सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाता है। गाइस, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि सेंटियागो के पापा कभी नहीं चाहते थे कि वो एक चरवाहा, एक शेपर्ड बने। वो तो अपने बेटे को हमेशा से एक पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन सेंटियागो का सपना कुछ और ही था। वो बचपन से ही पूरी दुनिया घूमना चाहता था। वो एक ट्रैवलर बनना चाहता था। वो लोगों को जानना चाहता था, नई नई जगह देखना चाहता था और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपनी एक ख्वाहिश अपने पापा से भी जाहिर की। पापा ने समझाया कि बेटे, ट्रैवल करना हमारा काम नहीं है, ये तो उन अमीरों के लिए है जिनके पास खर्च करने के लिए ढेर सारे पैसे हैं। हमारे बीच यात्रा करने वाला तो सिर्फ गडरिया, शेपर्ड ही होते हैं। पापा की ये बात सुनकर सेंटियागो ने तभी डिसाइड किया कि वो एक शेपर्ड ही बनेगा। पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को जानने की उसकी क्यूरियोसिटी और विल पावर के आगे पिता झुक गए और उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही पुराने सोने के 3 सिक्के थमा दिए, जिन्हें उन्होंने अपने बेटे को विरासत में देने के लिए संभाल रखा था। सेंटियागो ने उन सिक्कों से अपने लिए कुछ भेड़ें खरीदी और दुनिया जानने की लंबी जर्नी पर निकल गया। अब भेड़ों के साथ उसका हर दिन एक नई जगह पर गुजरता। वो ऐसे ही गांव-गांव घूमकर अपनी जर्नी एंजॉय करता था। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो वो अपनी भेड़ों की ऊन बेचकर उनसे पैसे कमाता, जिससे वो अपने खाने पीने का ध्यान रखता। और इसके अलावा वो उन्हीं पैसों में से अपने लिए अपनी मनपसंद बुक्स भी खरीदता। सेंटियागो को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। वो अपनी भेड़ों को भी बहुत प्यार करता था। वो उनकी अच्छे से देखभाल करता था। चलते वक्त वो अक्सर अपनी भेड़ों से बातें किया करता था। वो अपनी इस जर्नी में जितने लोगों से मिलता, जो भी देखता, सारी बातें वो अपनी भेड़ों से करता था। यहाँ तक कि जो वो किताबों में पढ़ता था, वो सब भी अपनी भेड़ों को सुनाया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने सिर्फ एक ही बात की थी, और वो थी एक लड़की की, जो एक बिजनेसमैन की बेटी थी, जो गांव में रहती थी, जहां वो लगभग 4 दिनों में पहुंचने वाला था। ये तारीफा नाम का एक गांव था, जहां वो साल भर पहले भी आ चुका था। उसने सूरज को देखकर अनुमान लगाया कि वो दोपहर से पहले तारीफा पहुंच जाएगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि तारीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है, जो फ्यूचर बताती है और ड्रीम्स का मतलब भी समझाती है। लड़की से मिलने से पहले वो उस बूढ़ी औरत से मिल लेना चाहता था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था
कि उसे जो सपने आ रहे थे उसका आखिर क्या मकसद था। इसलिए वो बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसे अपने सपने की सारी कहानी बता देता है। वो बताता है, जब मैं अपनी भेड़ों के साथ होता हूँ तो मुझे सपनों में एक बच्चा दिखाई देता है जो मेरे भेड़ों के साथ खेलता है। इसके बाद वो अचानक मेरे पास आ जाता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं इजिप्ट के पिरामिड्स के बीचों बीच ले जाता है और बच्चा कहता है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो मुझे खजाने का सटीक जगह दिखाने वाला होता है, मैं उठ जाता हूँ और मेरा सपना टूट जाता है। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही और अपने हाथों को लेकर लगातार कुछ अनुमान लगाने लगी। सेंटियागो फिर पूछता है कि उसके सपने का क्या मतलब है। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा तो तुम मुझे खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। सेंटियागो मान जाता है। बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हें इजिप्ट जरूर जाना चाहिए, वहां पिरामिड्स के नीचे तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। सेंटियागो पूछता है, मैं इजिप्ट कैसे पहुंच सकता हूँ और मुझे खजाना कहाँ मिलेगा? औरत कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ सपनों के बारे में बता सकती हूँ, उन्हें रियलिटी में कैसे बदलना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये तुम्हारा टास्क है। अब बूढ़ी औरत की बात सुनकर सेंटियागो अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसने ये सुनने के लिए तो उस बूढ़ी औरत की तलाश नहीं की थी। ऑफ कोर्स उसे लगा उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। उसने फैसला किया कि अब फिर से वो अपने सपनों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, उसे बस ऐसे ही जाने देगा। उसे याद आया कि उसके पास करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं जिस पर उसे कंसंट्रेट करना चाहिए, और यही सोचते हुए वो बाजार चला गया, जहां उसने सबसे पहले तो खाना खाया और फिर अपनी बुक के बदले एक मोटी बुक खरीदी। इसके बाद वो एक प्लाजा में शराब की बोतल लेकर बेंच पर बैठ जाता है। वो जैसे ही पढ़ने के लिए अपनी किताब को खोलता है, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर बैठ जाता है। बूढ़े ने वहां बैठे एक पर्सन की ओर इशारा किया और सेंटियागो से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सेंटियागो अपना ध्यान पढ़ने में लगा रहा था, इसलिए उसने उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज किया, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी उससे बातचीत करना जारी रखता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी थका हुआ और प्यासा था। वो सेंटियागो से कहता है कि क्या वो उसके शराब से कुछ घूंट ले सकता है। सेंटियागो ये सोचकर उसे अपनी शराब की बोतल दे देता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो बात करना चाहता था। वो सेंटियागो से पूछता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। सेंटियागो उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि उठकर दूसरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। फिर अचानक उसे ख्याल आता है कि उसे उस बूढ़े आदमी का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। उसके पिता ने हमेशा उसे बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया था, इसलिए वो वापस अपने बेंच पर आ जाता है। बूढ़ा आदमी किताब देखता है और इस तरह से एक्सप्रेस करता है, ऐसे एक्सप्रेशंस देता है जैसे ये कोई अजीब सी चीज हो। हालांकि सेंटियागो को आश्चर्य तब होता है जब उसे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी पढ़ना जानता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ ये काफी परेशान करने वाली बुक भी है। बूढ़े आदमी ने उसे उस बुक से रिलेटेड काफी चीजें शेयर की जो वो इस बुक के बारे में जानता था। सेंटियागो ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वो सलेम का राजा है। सेंटियागो ने कहा, लोग भी ना बड़े अजीब अजीब बातें करते हैं। उसने बूढ़े आदमी की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया,
क्योंकि बूढ़े आदमी की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो कहीं का राजा हो सकता है। उसने पूरी तरह फटे पुराने कपड़े पहने थे, बाल बिखरे हुए थे, जैसे कोई पागल हो। सेंटियागो ने कहा, मुझे मेरी किताब वापस दो, मुझे जाना है, मेरी भेड़ें इकट्ठा करनी है। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम मल्कीसेदेक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? सेंटियागो बस कहकर वहां से उठ गया। वो बहुत इरिटेटेड था। अब वो बूढ़े आदमी से और बातचीत नहीं करना चाहता था। तभी बूढ़े आदमी ने सेंटियागो को रोका और कहा, अगर तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपना खजाना कैसे ढूंढ सकते हो और अपने खजाने तक कैसे पहुंच सकते हो। अब खजाने की बात सुनते ही सेंटियागो को सब क्लियर हो गया। वो समझ गया कि ये जरूर फ्यूचर देखने वाली जो बूढ़ी लेडी थी उसका हस्बैंड है, जो उससे पैसे वसूलने आया है। लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सेंटियागो हैरान रह गया। उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी से जमीन के रेत पर उसके मम्मी पापा का नाम लिखा, उस मदरसे का नाम लिखा जहां बचपन में उसने पढ़ाई की थी, और इसके अलावा वही बिजनेसमैन की बेटी का भी नाम लिखा था जिससे वो साल भर पहले मिला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़े आदमी को ये सब कैसे पता चला। उसने आज तक ये बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं की, किसी को नहीं बताया। ये बात उसके लिए एक मिस्ट्री थी। उस बूढ़े आदमी ने सेंटियागो को अपने सपने का महत्व समझाया। उसने कहा, इस दुनिया में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि आपका अपनी लाइफ पे खुद का अधिकार हो, कंट्रोल हो। एक युवा के तौर पर यह बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी निजी किंवदंती हो, लेजेंड हो। आप सपने देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसे पूरा करें, लेकिन तब जब आप इसे पूरी तरह महसूस कर सकते हो। यह आपका पर्सनल लेजेंड है। हमेशा अपने दिल की सुने, यह आपको एक पावर प्रोवाइड करता है। इस यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सच ये है कि जब भी आप किसी चीज को दिल से पैशनेटली चाहते हो तो ये यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है। अब बूढ़े की ये बातें सुनकर सेंटियागो सारा दिन इसी उधेड़-बुन में रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने चरवाहे का जीवन, अपने भेड़ों को चूज करना चाहिए, या उस सपने को जिसके बारे में वो श्योर तक नहीं है कि उसका ये सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं। लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने सपने को ही चूज किया, क्योंकि वो जानता था कि भेड़े तो वो फिर से खरीद लेगा, इस लाइफ में वो कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन अगर ये सपना पूरा करने का मौका जो उसे अभी मिला है उसके हाथ से निकल गया तो वो दोबारा इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अगले दिन होते ही सेंटियागो अपनी 6 भेड़ें लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया और उसकी जो बाकी भेड़ें थी उन्हें बेचकर उसने अपने लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। सेंटियागो ने बूढ़े आदमी से पूछा, बताइए मैं अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मुझे मेरा खजाना कहाँ मिलेगा? बूढ़े आदमी ने कहा, ये इजिप्ट में है, किसी पिरामिड के पास। सेंटियागो चौंक गया। यही बात तो उस बूढ़ी औरत ने भी कही थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। लेकिन इसी बात के लिए वो बूढ़ा आदमी अपनी 6 भेड़ें मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें पेमेंट करने पर इसलिए जोर दिया ताकि मैं तुम्हारे डिसीजन लेने पर हेल्प कर सकूं, और मुझे उम्मीद है कि तुम डिसीजन ले चुके हो। बूढ़े आदमी ने वो 6 भेड़ें ली और जाते जाते सेंटियागो को 2 पत्थर भी दिए, जिनमें एक काला था और दूसरा सफेद। बूढ़े आदमी ने कहा, अपने सपने को पाने के लिए तुम्हें कुछ सिग्नल्स को फॉलो करना होगा।
भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है। तुम्हें बस उन सिग्नल्स को पढ़ना सीखना होगा जो भगवान तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। अगर फिर भी तुम्हें सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने या उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने में कोई कंफ्यूजन हो, तो ये काला और सफेद पत्थर इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे। काला पत्थर नहीं के लिए है और सफेद पत्थर हाँ के लिए। इनसे तुम्हें अपने लिए सही रास्ता चुनने में आसानी होगी। और इसके बाद बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और सेंटियागो खजाना खोजने के अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अब सेंटियागो मोरक्को के एक शहर टैंजियर्स पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक हमउम्र लड़के से होती है जो उसका दोस्त बन जाता है। वो लड़का एक अच्छा खासा जानकार था जो इजिप्ट के पिरामिड्स का पता अच्छे से जानता था। वो लड़का स्पेनिश भी बोलता था, जिस पर सेंटियागो को थोड़ा हैरानी हुआ, लेकिन उसकी हैरानी तब कम होती है जब उसे पता चलता है कि यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है, क्योंकि यहाँ से स्पेन 2 घंटे की दूरी पर ही है। सेंटियागो और वो लड़का इस समय एक बार में बैठे। उसने लड़के से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पिरामिड पहुंचा सकते हो? अगर तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो तो मैं तुम्हें असिस्ट करने के लिए और कुछ पे भी कर दूंगा। लड़के ने जवाब दिया, पिरामिड तक पहुंचने के लिए आपको सहारा का बहुत बड़ा डेजर्ट क्रॉस करना पड़ेगा, द सहारा डेजर्ट। इसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तो क्या आपके पास पैसे हैं? सेंटियागो को उस बूढ़े आदमी की बात अब भी याद थी कि जब आप किसी चीज को एक्चुअल में चाहते हैं तो यूनिवर्स हमेशा आपके पक्ष में होता है एंड आपकी हेल्प करता है। और इसलिए उसने बगैर कुछ सोचे अपनी थैली से पैसे निकाले और उस लड़के को दिखा दिए। लड़के ने पैसे गिने और कहा, हम कल सुबह तक पिरामिड पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें 2 ऊँटें खरीदनी होंगी। सेंटियागो ने अपने इस दोस्त पर भरोसा किया और ऊँट खरीदने के लिए दोनों बाजार चले गए। उस बाजार में सेंटियागो को एक बहुत ही सुंदर सी तलवार नजर आई। उसने सोचा कि पिरामिड से लौटते ही वो इस तलवार को जरूर खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो स्टॉल के मालिक से पूछे तो कि वो तलवार कितने की है। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं आया तो सेंटियागो का दिल अचानक से बैठ गया, क्योंकि जवाब देने के लिए वहां वो लड़का था ही नहीं। उस लड़के ने अपने इस नए दोस्त को धोखा दे दिया था। वो सेंटियागो के सारे पैसे लेकर फरार हो चुका था। अब उसके पास बची थी कुछ अपनी एक भारी भरकम सी बुक, एक जैकेट और पुराने 2 पत्थरों के टुकड़े। वो बहुत परेशान हुआ। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी अचानक और इतनी तेजी से बदलेगी। वो अपनी सिचुएशन से बहुत अपसेट था। उसे रोना आ रहा था। उसे लगा अब वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसे अचानक बूढ़े आदमी के दिए गए उन 2 पत्थरों की याद आई। बूढ़े आदमी ने कहा था कि अगर तुम्हें अपने सपनों से रिलेटेड डिसीजंस लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये तुम्हारी हेल्प करेगी। उसने खुद से क्वेश्चन किया, क्या उसे खजाना खोजने की अपनी ये जर्नी जारी रखनी चाहिए? और तुरंत थैले से उसने पत्थर निकाला। ये एक सफेद पत्थर था जो हाँ का साइन था। लेकिन अचानक सेंटियागो को बूढ़े आदमी की एक और बात याद आ गई, जिसके बाद उसने अपना डिसीजन पत्थरों पर ना छोड़ना सही समझा और वो डिसीजन उसने खुद ही लिया। उसे एहसास हुआ कि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें किसी और से नहीं पूछनी चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी बात है हम सबकी लाइफ के लिए भी, कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें किसी और से नहीं पूछना चाहिए।
हमारी अपनी पर्सनल चाहत और इनर कॉलिंग पर कायम रहना चाहिए, और इसलिए सेंटियागो क्या करना चाहता है ये फैसला भी उसने खुद ही लिया। सेंटियागो अब कॉन्फिडेंस से भर उठा था। लाइफ टाइम ट्रैवल करना, दुनिया को जानना हमेशा से ही उसका सपना रहा है, और उसने पिरामिड्स कभी नहीं देखा था। अगर खजाना नहीं भी मिला तो वो कम से कम नई जगह के बारे में तो जान ही जाएगा। अपनी इसी सोच के साथ वो अपने खजाने खोजने की जर्नी पर फिर से आगे बढ़ जाता है। हालांकि अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसी शहर में एक क्रिस्टल व्यापारी के पास काम करने लगा, जिसकी दुकान एक पहाड़ी के ऊपर थी। सेंटियागो ने उस व्यापारी से कहा, मैं आपके सारे शीशे साफ कर दूंगा, बदले में आप मुझे बस कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। अब क्रिस्टल व्यापारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी दूसरे पर्सन को काम पर रख सके। तभी सेंटियागो ने अपनी जैकेट ली और उसने सभी खिड़कियों के शीशे साफ करना शुरू कर दिया। और इसी के बीच दो कस्टमर्स ने शॉप में एंटर किया और कुछ क्रिस्टल्स खरीदकर वो चले गए। क्रिस्टल व्यापारी ने सेंटियागो के आने को एक अच्छा शगुन माना और उसे काम पर रख लिया। क्रिस्टल व्यापारी वहां 30 सालों से काम कर रहा था, लेकिन अब हालत वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। इन 30 सालों में काफी कुछ बदल गया था। एक समय था जब उसके दुकान के बारे में बहुत से लोग जानते थे और उसका क्रिस्टल खरीदने और बेचने का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब यहाँ कुछ ही कस्टमर्स आते थे। वो चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन 30 साल तक एक ही काम करने के बाद किसी भी नई चीज में हाथ आजमाने के लिए उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जब से सेंटियागो आया, व्यापारी के बिजनेस में प्रॉफिट्स होने लगे थे, क्योंकि उसने क्रिस्टल के सेल्स को बढ़ाने के लिए काफी सारे न्यू चेंजेस किए जो बेनिफिशियल साबित हुए। अब वो चाहे क्रिस्टल के टुकड़ों को दुकान के बाहर एक शेल्फ डिस्प्ले में सजाकर रखना हो, या फिर क्रिस्टल के ग्लास में चाय पिलाने की शुरुआत करनी हो। चाय बेचने का आइडिया सेंटियागो को तब आया जब उसने एक आदमी को ये कहते सुना कि यहाँ पहाड़ी में चाय पीने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। सेंटियागो ने व्यापारी के सामने ये प्रपोजल रखा कि हम चाय बेचना शुरू करते हैं। व्यापारी ने कहा, लेकिन चाय के तो बहुत सारे पहले से ही दुकान हैं। सेंटियागो ने कहा, हम क्रिस्टल ग्लास में लोगों को चाय भेजेंगे, इससे लोग चाय ज्यादा एंजॉय भी कर पाएंगे और क्रिस्टल ग्लास की खरीदारी भी होगी। व्यापारी मान गया और सेंटियागो का ये आइडिया काम कर गया। धीरे धीरे कई लोग पहाड़ी चढ़कर यहाँ चाय पीने आने लगे। इससे उस व्यापारी के क्रिस्टल की बिक्री में बहुत प्रॉफिट्स हुए। व्यापारी खुश था और इसलिए उसे जो भी प्रॉफिट होता उसके कमीशन के रूप में कुछ हिस्सा वो सेंटियागो को भी दे दिया करता था। इसी तरह दिन बीतते गए और सेंटियागो दिन रात मेहनत करता रहा। वो सुबह सबसे पहले उठकर दुकान आ जाता था और क्रिस्टल्स की सफाई करना शुरू कर देता था। व्यापारी ने अब तक 2 और हेल्पर्स भी रख लिए थे। इसके अलावा उसने बड़ी क्वांटिटी में चाय का इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। इसी तरह मंथ्स बीत गए। अब तक सेंटियागो को अफ्रीका में आए हुए 11 मंथ्स एंड 9 डेज बीत चुके थे। इन महीनों में उसने अपने लिए अच्छे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उन पैसों से अब वो अपने लिए 120 भेड़ें, रिटर्न टिकट्स और अफ्रीका के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस भी खरीद सकता था। ये एक ऐसा पल था जब वो अपने सपनों से वापस भटक गया था। उसे लगा कि उसे अपने भेड़ों की झुंड की ओर वापस लौट जाना चाहिए और फिर से एक शेपर्ड की लाइफ शुरू कर देनी चाहिए।
लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने इस क्रिस्टल के शॉप में अपने 1 साल इसलिए नहीं दिए कि वो वापस जाकर फिर से भेड़े खरीदे, बल्कि उसने ये सब सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए किया था। उसने रियलाइज किया कि वो अपने ड्रीम्स को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने सोचा, मुझे भेड़े की देखभाल करनी तो आती है, तो ये भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं जब चाहे भेड़े खरीद कर अपना ये लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन ये सपना शायद इसे हासिल करने के लिए मुझे फिर कभी मौका ना मिले। इस तरह फाइनली सेंटियागो ने अपने मन की दुविधा दूर की और क्रिस्टल व्यापारी से आशीर्वाद लेकर अपने ड्रीम्स की ओर आगे बढ़ गया। सेंटियागो को पता चला कि एक बहुत बड़ा कारवां है जो सहारा डेजर्ट को क्रॉस कर इजिप्ट की ओर जा रहा है। इजिप्ट तक पहुंचने के लिए उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए वो भी इस कारवां में शामिल हो गया, जहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। अंग्रेज वहां किसी एल्केमिस्ट की तलाश में आया था। वो सालों से एल्केमी पर एक स्टडी कर रहा था। इसके लिए उसने दुनिया के सभी बड़े लाइब्रेरीज में टाइम स्पेंड किया था और लगभग हर वो दुर्लभ बुक्स रीड की थी जो एल्केमी पर बेस्ड हो। वो इस कारवां में भी ऐसे कुछ बुक्स साथ लेकर चल रहा था। गाइस, एल्केमी केमिस्ट्री का एक ऐसा आर्ट है जिसमें तांबे जैसे बेस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है, और जो इस आर्ट को जानता है उन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है। सेंटियागो ने अब तक इस अंग्रेज से कोई खास बातचीत नहीं की थी, क्योंकि वो अपने ज्यादातर टाइम में बुक्स रीड करने में बिजी रहता था। उसके पास अपनी एक किताब थी और उसने यात्रा के पहले कुछ दिनों के दौरान इसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कारवां में लोगों को देखना और हवा को सुनना किताब पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इस दौरान उसकी इस कारवां में शामिल एक ऊंट चलाने वाले आदमी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस आदमी ने सेंटियागो को बताया कि मैं एल कैरम के पास रहता था। मेरे पास अच्छा घर और अच्छे बाग बगीचे थे। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन एक दिन धरती ऐसी कांपी कि नील नदी की तूफान में मेरी जमीन, मेरे बगीचे, मेरा घर सब कुछ लूट गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुझे अपनी फैमिली को पालने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ा, और इसलिए अब मैं ऊंट चलाता हूँ। सेंटियागो अक्सर उस ऊंट वाले आदमी से ऊंट और डेजर्ट की जानकारी लेता रहता था। एक दिन दोनों एक आग के लॉग के सामने बैठे थे और तभी वो अंग्रेज भी वहां आ गया और उसने साथ बैठकर बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत के दौरान सेंटियागो और अंग्रेज दोनों ने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर की। सेंटियागो ने उसे अपने शेपर्ड लाइफ, अपने पिरामिड्स तक पहुंचने के सपने और क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने तक की सारी बातें बताई। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज ने भी उसे एल्केमी से रिलेटेड कई डीप इंफॉर्मेशंस शेयर किए। अंग्रेज ने बताया कि अगर किसी मेटल को कई सालों तक गर्म किया जाता है तो वो अपने सभी पर्सनल क्वालिटीज से फ्री हो जाता है और एक प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कोई शुद्ध आत्मा होती है। उन्होंने इसे मास्टर वर्क कहा। सेंटियागो ने एक लिक्विड के बारे में भी जाना जो उसने मास्टर वर्क का हिस्सा था, जो उनके मास्टर वर्क का हिस्सा था। माना जाता है कि ये लिक्विड एल्केमिस्ट के लिए अमृत के समान होती है। ये उनकी सभी बीमारियों को दूर कर देती है और यही कारण है कि एल्केमिस्ट लंबे टाइम तक अपने आप को बूढ़ा होने से बचाए रखते हैं। इसके अलावा अंग्रेज ने उससे उस तरल पदार्थ, उस लिक्विड के ठोस हिस्से के बारे में भी बताया, जिसे उनकी भाषा में फिलोसोफर स्टोन कहा जाता है। ये एक ऐसा स्टोन है जिसका एक छोटा टुकड़ा भी
किसी मेटल को गोल्ड में तब्दील कर सकता है। धीरे धीरे उस अंग्रेज और सेंटियागो के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से अफवाह उड़ी कि उस डेजर्ट में एक वॉर छिड़ने वाली है। अब वॉर की बात सुनकर सभी लोग डर गए। सभी ने इससे बचने के उपाय सोचे। एंड में कारवा के सरदार ने डिसाइड किया कि जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वो सब डेजर्ट में मौजूद ओएसिस में आश्रय लेंगे। गाइस, ओएसिस डेजर्ट के एक ऐसे इलाके को कहते हैं जहां पानी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जंग की बात सुनकर सेंटियागो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे जंग का कोई निश्चित रिजल्ट नहीं होता। वो सालों साल चलते रहते हैं। उसे लगा अगर जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो वो यहाँ से कैसे निकलेगा और कब अपने खजाने तक पहुंचेगा। खैर, अब इस पर उसका कोई कंट्रोल तो था नहीं। ऑन द अदर हैंड वो अंग्रेज ओएसिस पहुंचते ही एल्केमिस्ट की तलाश फिर से शुरू कर देता है। सेंटियागो भी इसमें उस अंग्रेज की पूरी हेल्प करता है। हालांकि अंग्रेज अपनी तरफ से पहले ही उस एल्केमिस्ट की तलाश कर चुका था, लेकिन दिन भर का समय बर्बाद करने के बाद उसने सेंटियागो की हेल्प लेना बेटर समझा। अब सेंटियागो और अंग्रेज दोनों मिलकर उस एल्केमिस्ट की तलाश करते हैं। एल्केमिस्ट को ढूंढते ढूंढते दोनों एक कुएं के पास पहुंचे, जहां कई सारी महिलाएं काले रंग की पोशाक में थी और पानी भर रही थी। सेंटियागो उनमें से एक महिला के पास गया और पूछा, क्या यहाँ वो किसी एल्केमिस्ट को जानती है? महिला ने कहा उसने कभी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना, और ये कह के वो वहां से चली गई। सेंटियागो ने कहा कि मैंने भी पहले कभी एल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था। शायद यहाँ के लोग भी एल्केमिस्ट के बारे में नहीं जानते हो। तब अंग्रेज को समझ आया कि लोगों को एल्केमिस्ट के बारे में जानकारी शायद इसलिए नहीं है क्योंकि वे नहीं जानते कि एल्केमिस्ट कौन होते हैं। तो उसने सेंटियागो से कहा कि वो लोगों से किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछे जो लोगों की बीमारियां ठीक करता हो। एंड में सेंटियागो एक लड़की के पास पहुंचा। इस लड़की ने बाकी महिलाओं की तरह काले रंग की पोशाक नहीं पहनी थी। उसके कंधे पर एक बर्तन था, सर घूंघट से ढका हुआ था। सेंटियागो जब उस लड़की के पास गया तो लड़की के चेहरे पर एक स्माइल थी, जिसे देखते ही सेंटियागो को उससे प्यार हो गया। सेंटियागो उसकी खूबसूरती में खो गया। वो भूल गया कि वो उसके पास यहाँ एक एल्केमिस्ट के बारे में पूछने आया था। उसने सबसे पहले लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने बताया कि उसका नाम फातिमा है। इसी बीच अंग्रेज ने उकसाया कि उसे लड़की से उस आदमी के बारे में पूछना चाहिए जो लोगों की बीमारियां ठीक करता हो। सेंटियागो ने ऐसा ही किया। उसने पूछा, क्या वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जिसने लोगों की बीमारियां ठीक की हो, जो दुनिया से सभी रहस्यों को जानता हो, जो दुनिया के सभी रहस्यों को जानता हो। लड़की ने साउथ की ओर इशारा किया और कहा कि वहां ऐसा ही एक आदमी रहता है, वो अजीब है। ये कहकर लड़की अपने बर्तन में पानी भरकर वहां से चली गई। अंग्रेज भी लड़की के बताए हुए पते की ओर आगे बढ़ जाता है, लेकिन सेंटियागो बहुत देर तक उस कुएं के मुंडेर पर बैठा रहा और फातिमा के बारे में सोचता रहा। वहां अंग्रेज ने फातिमा के बताए अनुसार एल्केमिस्ट को खोजने की कोशिश की और एट द एंड उसने अपनी तलाश पूरी कर ली थी। उसे फाइनली वो एल्केमिस्ट मिल गया था जिसकी वो सालों से तलाश कर रहा था। अंग्रेज ने एल्केमिस्ट को बताया कि वो 10 सालों से उसे ढूंढ रहा है ताकि वो उनसे मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने का आर्ट सीख सके। एल्केमिस्ट ने कहा, क्या तुमने इन 10 सालों में कभी खुद से सोना बनाने की कोशिश नहीं की?
अंग्रेज ने कहा नहीं। एल्केमिस्ट ने कहा, चलो मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, जाओ और खुद से सोना बनाने की कोशिश करो। अगर तुमने सोना बनाने की कोशिश की होती तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 10 साल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि किसी चीज के डिस्कवरी के लिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट एंड ट्रायल करना ही इसका सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन है। अंग्रेज एल्केमिस्ट की बात समझ गया और वापस अपने खेमे की ओर लौट जाता है। अगले दिन सैंटियागो वापस कुएं पर जाता है, जहां वो फिर फातिमा से मिलता है और उसे अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। सैंटियागो की बात सुनकर फातिमा शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ में पानी से भरा हुआ जो बर्तन था वो नीचे छूट जाता है और सारा पानी गिर जाता है। सैंटियागो ने आगे कहा, मैं यहाँ डेजर्ट को क्रॉस कर पिरामिड्स में छिपे किसी खजाने को ढूंढने आया था और मेरे लिए ये एक लड़ाई किसी श्राप की तरह थी, लेकिन अब ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि ये मुझे तुम्हारे पास लेकर आया है। मैं यहाँ तुम्हारा रोज इंतजार कर सकता हूँ। इस तरह सैंटियागो अब फातिमा से रोज मिलने लगा। फातिमा से 15 मिनट की मुलाकात भी सैंटियागो को दिन भर की खुशी देती थी। उसने फातिमा को अपने शेपर्ड लाइफ के बारे में, राजा के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में और अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। फातिमा ने कहा, जब से मैं छोटी थी मुझे हमेशा से एक सपना आता था कि ये डेजर्ट मुझे एक प्रेशियस गिफ्ट देगा। अब मुझे ये प्रेशियस गिफ्ट मिल गया है। वो गिफ्ट आप हैं और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने सपने को पूरा करें। आपने कहा कि मैं आपका प्यार हूँ और एक सच्चा प्यार कभी तुम्हें अपने सपनों से दूर नहीं करता। फातिमा आगे कहती है कि मैं सिर्फ आपके सपने का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि आपका सपना ही आपको यहाँ तक लेकर आया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपने सपने को पूरा करें और मैं यहाँ आपका जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। इस तरह फातिमा ने सैंटियागो को उसके सपने को पूरा करने के लिए फिर से हौसला दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जंग के आगाज के बीच वो डेजर्ट पार करके इजिप्ट कैसे पहुंचेगा। एक दिन सैंटियागो डेजर्ट से गुजर रहा था कि अचानक उसे आसमान में कुछ विजन आया, जिसमें लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये उसके लिए एक अजीब फीलिंग थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसने कुछ ऐसा देखा जो तबाही लाने वाली थी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी तलवारें लेकर ओएसिस की ओर बढ़ रही थी। ये एक भविष्यवाणी थी जिसके लिए यूनिवर्स ने सैंटियागो को चूज किया था। वो तुरंत ओएसिस भागा और वहां के सरदार को सारी बात बताई, लेकिन सरदार ने उसकी ये बात मानने से इनकार किया। सैंटियागो ने उन्हें बहुत समझाया। फाइनली सरदार ने फैसला किया कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानकर जंग की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो हम तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। लेकिन गाइस, हैरानी की बात तो ये थी कि सैंटियागो ने जो विजन देखा था, वो फील किया था, वो सच निकला। सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ने ओएसिस पर एक्चुअली अटैक कर दिया था, लेकिन क्योंकि ओएसिस के लोगों ने इस अटैक के लिए पहले ही प्रेपरेशन कर ली थी, इसलिए वो अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हो गए। इस बात से खुश होकर ओएसिस के सरदार ने उसे ढेर सारा सोना दिया। सैंटियागो खुश हो गया। उसके मन में आया कि अब वो फातिमा से शादी करके यहीं बस जाएगा, लेकिन उसके मन में फातिमा की कही बातें गूंजने लगी और फाइनली
उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने सपने को पूरा करने के बाद ही फातिमा से शादी करेगा। सेंटियागो डेजर्ट पे आगे बढ़ गया। इसी बीच वहां उसे वही एल्केमिस्ट मिला जिससे अंग्रेज ने मुलाकात की थी। वो अपने घोड़े पर था। एल्केमिस्ट ने कहा कि वो उसके साथ जाएगा। एल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपना ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीदना होगा, क्योंकि ऊंट गद्दार होते हैं। वो कहीं भी कभी भी घुटने टेक कर आपको बीच रास्ते में छोड़ सकते हैं। सेंटियागो ने एल्केमिस्ट की बात मानी और ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीद लिया। हालांकि सेंटियागो अब भी बहुत उदास था। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि खजाने की अपनी खोज को जारी रखने का मतलब फातिमा को छोड़ देना था। एल्केमिस्ट ने उसे समझाया कि वो एक डेजर्ट की लड़की है। वो जानती है कि लौटने के लिए पुरुषों को दूर जाना पड़ता है। तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी उसे अपना खजाना मिल चुका है, जो तुम हो, और अब वो उम्मीद कर रही है कि तुम्हें भी वो चीज जल्द मिल जाए जिसकी खोज करते हुए तुम यहाँ तक आए हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि प्यार कभी भी एक पर्सन को अपनी पर्सनल इनर कॉलिंग को फॉलो करने से नहीं रोकता। अगर तुम प्यार के नाम पर फिर भी पीछे हटते हो तो ये सच्चा प्यार नहीं हो सकता। इस बार सेंटियागो थोड़ा रिलीव्ड फील करता है। उसे महसूस हुआ कि उसके इस सफर में अब उसके प्यार की ताकत भी साथ है, और अपनी इसी ताकत को महसूस करते हुए सेंटियागो एल्केमिस्ट के साथ अपने सफर में आगे बढ़ गया। लेकिन सफर के बीच में सेंटियागो और एल्केमिस्ट को कुछ हथियारबंद आदिवासियों ने घेर लिया और दोनों को पकड़कर अपने सैन्य शिविर में ले गए और सेंटियागो से उसका सारा सोना लूट लिया। सेंटियागो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों यहाँ मारे जाने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में एल्केमिस्ट ने सूझबूझ से काम लिया और दोनों की जान बचाने का सल्यूशन सोचा। आदिवासी जैसे ही उन्हें मारने जा रहे थे, एल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हें पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो? ये एक बहुत बड़ा जादूगर है। ये खुद को हवा में बदलना चाहता है। ये चाहे तो तुम सबको हवा में उड़ा सकता है। एल्केमिस्ट की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो हम तुम्हें 3 दिन का टाइम देते हैं। देखते हैं कि तुम कैसे हमें हवा में उड़ाते हो। सेंटियागो एल्केमिस्ट से बहुत नाराज हुआ। तुमने ये क्या कह दिया? भला मैं हवा कैसे बन सकता हूँ? एल्केमिस्ट ने कहा, एक पर्सन जो अपने पर्सनल लेजेंड को जी रहा है, जो अपने दिल की सुनता है, जो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा है, वो सब कुछ जान सकता है। वो जो करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है। सिर्फ एक चीज है जो एक सपने को हासिल करना इम्पॉसिबल बनाती है, और वो है असफलता का डर, फेलियर का डर। इसलिए ये मत सोचो कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम ये सीख सकते हो। तुम्हारे पास इसके लिए पर्याप्त पावर है। ये सब सुनकर 3 दिन सेंटियागो ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे हवा हो सकता है। तीसरे दिन जब सब इकट्ठा हुए तो सेंटियागो ने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। उसने डेजर्ट से मदद मांगी कि वो उसकी हेल्प करे। उसने आंखें बंद करके रेगिस्तान को महसूस किया। उसके बाद उसने हवा को महसूस किया। उसने हवा से भी मदद मांगी कि वो उसे हवा बनने में मदद करे। इसके बाद अचानक पूरा आकाश रेत से भर गया। हवा तूफानी हो गई। सारे टेंट्स उड़ गए। वहां मौजूद जितने कमांडर्स थे वो सब डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। सेंटियागो ये मैजिक करने में कामयाब हो गया था।
एल्केमिस्ट सेंटियागो के इस करिश्मे से बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत प्राउड फील कर रहा था। इसके बाद सेंटियागो और एल्केमिस्ट एक मॉनेस्ट्री तक पहुंचते हैं। अब यहाँ से पिरामिड की दूरी सिर्फ 3 घंटे की है। मेरी यात्रा अब यहीं खत्म होती है। अब आपको यहाँ से अकेले ही अपने सपने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, एल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा। सेंटियागो ने कहा, धन्यवाद, आपके इस सफर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एल्केमिस्ट ने कहा, मैं सिर्फ वही जानता हूँ जो तुम्हारे अंदर पहले से है। इसके बाद एल्केमिस्ट ने मॉनेस्ट्री के साधु से उसके रसोई घर को इस्तेमाल करने को कहा। साधु ने उसे रसोई घर दिखाया। एल्केमिस्ट ने आग जलाई और उसके ऊपर एक पैन रख दिया। साधु ने उसे एक शीशा दिया जिसे एल्केमिस्ट ने पैन पर रख दिया और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब शीशा गर्म होकर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब एल्केमिस्ट ने अपनी थैली से एक अजीब पीले अंडे जैसी चीज निकाली और उसे पैन में जोड़ दिया। इसके बाद उसने उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद जब सेंटियागो और उस साधु ने पैन को देखा तो वो दोनों शॉक्ड हो गए, क्योंकि पैन में जो शीशे का लिक्विड था वो अब शीशा नहीं था बल्कि गोल्ड में बदल चुका था। वो सोना बन चुका था। एल्केमिस्ट ने अपने बनाए हुए उस गोल्ड को अपने, सेंटियागो और साधु के लिए 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा। इसके बाद वो सेंटियागो को अलविदा कहकर वहां से चला गया। एल्केमिस्ट जानता था कि रास्ते में सेंटियागो को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो जाते जाते सेंटियागो को एक छोटा सा टुकड़ा गोल्ड का देकर गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब सेंटियागो के सफर का ये आखिरी पड़ाव था। वो आखिरकार इजिप्ट पहुंच चुका था। वो चारों ओर पिरामिड से घिरा हुआ था। वो वही घुटने टेक कर रोने लगा। उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया और उस पिरामिड की खोज में लग गया जिसके नीचे उसका खजाना था। वो एक पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ चांदनी बिखरी पड़ी थी। सेंटियागो अपने सपने के पूरा होने से बहुत खुश था, लेकिन अभी भी वो अपने खजाने से दूर था। उसने बहुत कोशिश की, बहुत जगह खुदाई की, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश हो गया कि तभी उसे एक अच्छा शगुन देखने को मिला। उसने देखा कि जहां बैठकर उसने ईश्वर का धन्यवाद किया था और जहां उसने अपने आंसू गिराए थे, वहां एक स्कैरब बीटल खेल रहा था, जिसे इजिप्ट में भगवान का प्रतीक माना जाता है। उसने तुरंत जाकर वहां खोदना शुरू कर दिया। काफी देर खोदने के बाद भी वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हौसला रखा और अपने दिल की बात सुनी। उसने खोदना जारी रखा। तभी वहां कुछ गुंडे आए। उन्होंने सेंटियागो से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? सेंटियागो उन्हें देखकर घबरा जाता है। उन्हीं में से दूसरे आदमी ने कहा, हमें पैसों की जरूरत है, क्या तुम वहां कुछ छुपा रहे हो? तभी उनमें से एक शख्स को सेंटियागो की थैली से सोने के कुछ टुकड़े मिले। उन्हें लगा कि ये जरूर यहाँ सोना छिपा रहा है। उन्होंने सेंटियागो से खोदना जारी रखने के लिए कहा। सेंटियागो ने डर से बहुत देर तक खुदाई की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, उन गुंडों का भी पेशेंस खत्म होने लगा और उन्होंने सेंटियागो को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो काफी बुरी हालत में आ गया और उसके मुंह से भी खून बह रहा था। साथ ही मुंह में कुछ सूजन भी आ गई थी। लास्टली सेंटियागो फ्रस्ट्रेट होकर, गुंडों के टॉर्चर से परेशान होकर उन पर चिल्लाया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी
कि वो यहाँ अपने सपने के खजाने को ढूंढने आया है। उसने कहा कि मुझे इजिप्ट के इस खजाने के बारे में 2 बार सपना आया और मैं उसी खजाने को खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। सेंटियागो की बात सुनकर तीनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक जो उस ग्रुप का हेड था, उसने कहा, तुम एक पागल लड़के हो। तुम्हें ये सीखना होगा कि एक इंसान को इतना स्टूपिड, इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि वो अपने सपने को हकीकत मानकर उसके पीछे अपना सब कुछ गवा दे। उसने बताया कि मुझे भी 2 साल पहले ठीक इसी जगह ऐसा सपना आया था, जहां मुझे बताया गया कि मुझे स्पेन के एक गांव में एक टूटे चर्च को ढूंढना चाहिए जहां एक शेपर्ड और भेड़े हैं। वहां मुझे खजाना मिलेगा। लेकिन मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं जो अपने सपने में देखी जाने वाले खजाने को ढूंढने के लिए इतने डेंजरस डेजर्ट को क्रॉस करके जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो लोग सेंटियागो को वहीं छोड़कर चले गए। सेंटियागो उठा। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, क्योंकि उसे भगवान का सिग्नल समझ आ गया था। वो जान गया था कि एक्चुअल में खजाना कहाँ है। सेंटियागो वापस स्पेन लौट गया और वहां उसी चर्च में उसने खुदाई की जहां उसने खजाने का ये सपना देखा था। करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद एट द एंड उसे अपना पूरा खजाना मिल गया था, जो पुराने स्पेनिश गोल्ड कॉइन्स, प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड के मास्क्स और सोने के कलश से भरे हुए थे। उसका सपना पूरा हो गया था। उसे अपना खजाना मिल गया था, जिसके लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया था। वादे के मुताबिक सेंटियागो अपने खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देता है, जिसने उसे उसके सपने का मतलब समझाया था। और इसके बाद वो अपना सारा सोना लेकर अपने प्यार, अपनी फातिमा के पास चला जाता है। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं एंड होती है। सेंटियागो की ये स्टोरी लाइफ की खोज और उसके मोटिव्स के प्रति हमें कई चीजें सिखा जाती है। जैसे पहली सीख ये है कि भगवान जी ने हर किसी के लिए एक खजाना छिपा रखा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस खजाने को खोज पाते हैं या नहीं। दूसरा ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि ये हमारे अंदर ही है। लेकिन इसकी तलाश करने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करनी होगी, जैसे कि सेंटियागो ने किया। अगर सेंटियागो ने अपने खजाने के लिए डेजर्ट क्रॉस कर इजिप्ट तक अपनी जर्नी नहीं कंप्लीट की होती, तो उसे कभी पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल में खजाना कहाँ है। तीसरी सीख ये है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। सेंटियागो के रास्ते में कई बार रुकावटें आई, कई बार उसका खुद का मन डगमगाया, खुद पर भरोसा भी उसका हट गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने सपने को सबसे ऊपर रखा और उसे पूरा करना ही अपनी लाइफ का मकसद समझा। हमें भी अपने सपनों के प्रति इतना पैशनेट और डेस्परेट होना चाहिए। हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने सपनों के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन तभी हम हार मान लेते हैं और अब तक अपने सपने के लिए हमने जितनी भी मेहनत की होती है वो सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें अपने लास्ट मोमेंट तक हार नहीं माननी चाहिए और हमें ये सेंटियागो की स्टोरी से जरूर सीखनी चाहिए। अगली सीख एल्केमिस्ट की है। जी हाँ, हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं तांबे जैसे ही तो होते हैं, लेकिन हम अपने लाइफ का स्ट्रगल करके अपने आप को आग में तपाकर
खुद को सोना बना सकते हैं। ये गोल्ड बनना ही हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। हर किसी के लाइफ का अपना अपना गोल होता है, लेकिन जो इंसान अपने इनर पावर एंड स्ट्रेंथ को पहचान लेता है, वो किसी भी खजाने से ज्यादा प्रेशियस है। सेंटियागो का खजाना खोजना अपनी जगह था, लेकिन उसने उस खजाने के लिए जिस तरह से अलग अलग चैलेंजेस का सामना किया और इस पूरे सफर के दौरान जिस तरह से अपने लाइफ का डिसीजन लिया, अपने लाइफ का निर्माण किया, वही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आप लाइफ में कुछ भी करें, हमेशा याद रखें कि आप एक एल्केमिस्ट हैं जो डर, ईश्वर, निराशा जैसे तमाम बीमारियों से कोसों दूर है। आपको हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना है और अपने गोल्स एंड ड्रीम्स की ओर कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है। लाइफ में मुश्किलें हमेशा ही आएंगी, लेकिन लाइफ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये ऑडियो बुक समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स थोड़े भी अच्छे लगे हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ आज का वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बुक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।